अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आरती टिक्कू ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया। थैंक यू सो मच आरती, क्या जा पाएंगे, थैंक यू। थैंक और यू एक आरजू। बड़ी इंटरेस्टिंग थैंक यू। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ चल रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जी गोवा पहुंचने वाले हैं 4 और 5 मई को, एससीओ की जो मीटिंग है उसमें। और उन्होंने लास्ट जो स्टेटमेंट दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, तो उसके बाद जो है उनका वहां जाना कैसे देख रही हैं आपके? क्या कुछ टर्म्स बेहतर होंगे या वो जो पुरानी बातें हैं उसको लेकर थोड़ा सा लोग नाराज रहेंगे? देखिए, जो जनता है, अगर आप उसकी बात करें तो उनका रिएक्शन, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें हम्म। वो बहुत अलग होंगी कंपेयर्ड टू जो इंडियन स्टेट है। इंडियन स्टेट हमेशा डिप्लोमेसी में यकीन रखती आ रही है। इंडियन स्टेट हमेशा डायलॉग में यकीन करती आ रही है, और डायलॉग करना बहुत बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट डायलॉग जो है ओवरऑल सिविल सोसाइटी भी पसंद करती है। लेकिन जो कीमत होती है डायलॉग करने की, अगर वो कीमत आतंकवाद है, अगर वो कीमत कश्मीर में जो आतंकवाद मैंने देखा, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन ने देखा, और वही आतंकवाद पूरे देश में फैला, मुंबई टेरर अटैक्स तक, अक्षरधाम टेम्पल अटैक, कोई ऐसे शहर नहीं है भारत में जहां पे हमने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद था पिछले 35 साल में, वो हर शख्स को हर जगह उसके बारे में जानकारी है। तो पब्लिक मूड और पब्लिक रिएक्शन जो है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही एंथुसियास्टिक होगा। वो मुझे नहीं लगता है कि लोग ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया है, या बिलावल भुट्टो के लिए खड़े हो जाएंगे लाइन में। जैसे कि कई सारे जब फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं भारत में, तो आप लोगों का उत्साह देखते हैं, आप लोगों की खुशी देखते हैं, लोग सड़कों पे आते हैं, उनको वेलकम करने के लिए आते हैं। बिलावल भुट्टो के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई व्यवस्था होगी या इस तरह का पब्लिक एंथुसियाज्म होगा। हाँ, स्टेट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरीके पे उनको जो भी वो करना चाहते हैं, ऑनर करना चाहते हैं या उनको जगह देना चाहते हैं, वो होगा। अ, तो ये तो रहा इस बात का, आपकी सवाल का जवाब। लेकिन साथ में ही मैं ये भी कहूंगी कि बिलावल भुट्टो का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उनका इम्प्रेशन जो भारत में है, जिस तरह का इमेज बिलावल भुट्टो का पाकिस्तानी प्रेस में है, को काफी कोशिश हुई है। इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया ने उनको काफी पिछले 1-2 साल में काफी उनको जगह दी, काफी उनके इंटरव्यूज हुए, उनको प्रोजेक्शन जो है इस तरह का कि बिलावल भुट्टो बहुत समझदार किस्म के व्यक्ति है। लेकिन हमारे यहाँ जो इनकी इमेज है वो यही इमेज है कि बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान के पप्पू है। तो वो इमेज को बिल्कुल रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने खुद ऐसे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं, भारत को लेके इतने बुरे स्टेटमेंट्स दिए हैं, और कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी है कि जिसमें ये लगे कि बिलावल भुट्टो कोई बहुत ही इंसाइटफुल विजनरी लीडर हो। आप उनके कंपैरिजन में इंडिया के जितने प्राइम मिनिस्टर्स देख लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर्स देख लीजिए, वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म होता है। पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, स्टेट लेवल पे होता है, सोसाइटी के लेवल पे होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो औछेपन पे नहीं आता। वो बिल्कुल जो घटिया क्रिटिसिज्म इमरान खान कर रहा था, बिलावल भुट्टो कर रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, या इंडिया के अगेंस्ट, या हिंदूज के अगेंस्ट, वो सारा जो तरीका है वो पाकिस्तान की लीडरशिप में बहुत ही घटिया लेवल की लीडरशिप और बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति कहूंगी कि कुछ सालों से हम देख रहे हैं।
नहीं देखिए, बिलावल भुट्टो ने जरूर इंडिया के या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट तो बात की थी, लेकिन हिंदूज के अगेंस्ट कभी बात नहीं की उन्होंने। बल्कि वो तो हमारे उन लीडर्स में से हैं जो हर फेस्टिवल पे आपको नजर आएंगे। सिंध में क्योंकि बहुत हिंदू रहते हैं, तो वो चाहे दिखावे के लिए सही, लेकिन वो वहां पर आपको उन फेस्टिवल्स में भी नजर आते हैं। हाँ, इमेच्योरिटी है थोड़ी, लेकिन कभी कभी तो खैर इमरान खान से बेहतर बात कर लेते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो भी पावर में आता है पाकिस्तान में, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो इंडिया के अगेंस्ट ही बात करते हैं और बाहर निकलते ही तारीफ शुरू कर देते हैं। चाहे आप इमरान खान को देख लीजिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कभी पॉजिटिव बात नहीं की और बाहर आते ही उन्होंने तारीफें शुरू कर दी। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? देखिए, क्लियरली ये पावर पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। डोमेस्टिक लेवल पे इमरान खान वही इमरान खान है जो तालिबान की तारीफें करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने इस पाकिस्तान में उन्होंने बढ़ावा दिया है। और ये जो एक जो फॉल्स नैरेटिव है इंडिया के खिलाफ, वो चलाया क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वैसे ही रेडिकल कॉन्स्टिट्यूंसी है, वैसे ही एक्सट्रीमिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। भुट्टोज ऑन द अदर हैंड, अगर आप देखें, इनफैक्ट बेनजीर भुट्टो अब नहीं है, पर उनकी असैसिनेशन से पहले आप उनका भी रिकॉर्ड देखें। जब वो पावर में थी तो उन्होंने आतंकवाद को पूरा बढ़ावा दिया। उन्होंने पाकिस्तान की जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका सपोर्ट लिया अपनी सरकार को रखने के लिए, बचाने के लिए। और उन्होंने, बेनजीर ने, आप इमेजिन कीजिए, वो कितना लिबरल, और वेस्ट में भी वो बहुत लिबरल मानी जाती थी। इमरान खान भी बहुत लिबरल माने जाते थे। लेकिन मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूं कि बेनजीर भुट्टो ने 1989 जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, तो उससे पहले वो ये बोल रही थी, खुलेआम बोल रही थी कि कश्मीर तो पाकिस्तान की वो रग है, क्या कहते हैं, शेरग है, शेरग है। हाँ, शहरग है, हाँ। और वो तो ये भी कह रही थी कि मतलब पूरा आतंकवाद का समर्थन कर रही थी। वैसे ही इमरान खान का भी पोस्चरिंग जो है, यूनाइटेड नेशंस में देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने लिखे अपने कॉलम, और भी कहीं कहीं लिखे। प्रधानमंत्री से ज्यादा वो कॉलमिस्ट रहे अपने दौर में। तो वो भी सिर्फ एंटी इंडिया कॉलमिस्ट, और कोई विजन और कोई उनकी ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग या ग्रैंड ये समझे हम कि उनके पास साउथ एशिया या चाइना या इंडिया पाकिस्तान को लेकर कोई ऐसी कोई विजन हो, वैसा कुछ दिखा नहीं। तो ये सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए हम्म। पावर में इंडिया को गाली देंगे, जब पावर में रहते हैं तो इंडिया को गाली देंगे, और पावर से निकलते ही वो इंडिया के बारे में अच्छी बात करेंगे, क्योंकि उनका अपना इंटरनल डायनामिक है। किस कॉन्स्टिट्यूंसी को कब एड्रेस करना है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे वो भी जानते हैं कि एशिया में चाइना बेशक एक पावर होगा, लेकिन इंडिया जो है एक राइजिंग पावर है। पाकिस्तान के सभी हुक्मरानों को, वो इमरान खान हो, भुट्टोज हो, वो शरीफ खानदान हो, इन सबको मालूम है कि इंडिया जो है वो एक राइजिंग पावर है, अपने मेहनत की वजह से है, अपने टैलेंट की वजह से है, और सही पॉलिसीज की वजह से है। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान को जितनी बार भी मार पड़ी है जियोपॉलिटिकली, जितनी बार भी इकोनॉमिकली मार पड़ी है, मिलिटरली मार पड़ी है, इन द एंड जब वो देखते हैं कि आपका नेबर तो इंडिया ही है, और आपके आपकी जो हिस्ट्री है वो तो इंडियन ही है, आप इंडिया ही है। आप तो निकले, हम 1947 में आप लोगों ने डिवोर्स ले लिया और आप लोगों ने दीवार खड़ी कर दी, लेकिन है तो इंडियन। तो कहीं ना कहीं वो एक रियलाइजेशन है कि हाँ, इंडिया के सामने अल्टीमेटली उनके इंटरेस्ट में ही है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही है कि वो इंडिया के साथ दोस्ती करे, ना कि दुश्मनी। लेकिन
जब भी पावर में ये पॉलिटिशियंस आते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान आर्मी की जो लाइन है कि इंडिया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और ये लाइन की जब तक कश्मीर रिजॉल्व नहीं हुआ तब तक कुछ होगा नहीं, जबकि कश्मीर तो रिजॉल्व है, कश्मीर की डेस्टिनी फाइनल है, वो 47 में ही फाइनल हो गई थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से। सो ये इनकी मजबूरियां है, पॉलिटिकल मजबूरियां है, लेकिन पॉलिटिकल मजबूरियां में जो इन्होंने हिपोक्रेसी दिखाई, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए, उसकी वजह से आज पाकिस्तान डूब चुका है, उसकी वजह से पाकिस्तान की आज हम देख रहे हैं बुरी हालत इकोनॉमिकली कितनी है। लेकिन इस वक्त तो एस्टेब्लिशमेंट भी लगता है कि यही चाहती है कि भारत से टर्म्स बेहतर हों, और इसी वजह से आज फॉरेन ऑफिस ने की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। तो हम सिर्फ नेगेटिव चीज लेकर ही क्यों चलें? अगर हम ये सोचें कि कुछ टर्म्स बेहतर भी किए जा सकते हैं, ठीक है, पहले जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता। लेकिन कहीं पे कोई कुछ ऐसा हो सकता है कि ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए, और ये मीटिंग अगर अच्छी रहती है इनकी, जो क्या है होप के ये जाकर वहां पे भी कश्मीर कश्मीर ना करें, तो क्या बात आगे बढ़ सकती है? आरजू, ये तो बहुत आपने सही सवाल किया कि हमेशा नेगेटिविटी की ही क्यों बात करें, हम क्यों नहीं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी कई बार इसकी वोटरी रही हूँ कि डायलॉग हो और इंडिया पाकिस्तान को बैठ के चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए। लेकिन जब भी इंडिया ने पॉजिटिव स्टैंड लिया, नेगेटिव को साइड पे रखा, वो हर सरकार ने किया है, सिर्फ बीजेपी सरकार नहीं क्रेडिट ले सकती है इस पे, या कांग्रेस की सरकार क्रेडिट नहीं ले सकती है। वो राजीव गांधी आप लीजिए, आप उसके बाद मनमोहन सिंह लीजिए, किसी की भी सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, किसी की भी सरकार आई, सब लोगों ने डायलॉग की कोशिश की, सब लोगों ने ये कोशिश की, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और पाकिस्तान की आर्मी है, इनको समझाने की कोशिश की कि देखिए आप लोग, हम एक ही स्टॉक है हम लोग, और बैठ के बात करते हैं। बट जो ये आपने आतंकवाद का जो सिलसिला शुरू किया है, इससे तो किसी को फायदा नहीं, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को फायदा है। उनके अपने बंगले, अपने प्रॉपर्टीज, अपने बच्चों की स्कॉलरशिप्स और पढ़ाई जो बाहर हो रही है अमेरिका में, यूरोप में, सिटीजनशिप मिल रही है, कई सारे दो दो सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के लोग और उनके बच्चे, तो वो सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। लेकिन जब जब ये बातें हुई, उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने बिट्रे किया इंडिया को, धोखा दिया और बैक स्टेप किया। आप करगिल वॉर लीजिए, वाजपेयी ने कोशिश की थी ना कि मुशर्रफ के साथ बैठ के बात करे, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ बात की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ के साथ बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल खिलाफ है पाकिस्तान के साथ बात करने, उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये स्टेप उठाया कि वो पाकिस्तान गए और उन्होंने कोशिश की बातचीत करने की। लेकिन क्या हुआ, पठानकोट हुआ, टेरर स्ट्राइक हुआ, उरी टेरर स्ट्राइक हुआ, और फिर हमने देखा पुलवामा टेरर अटैक हुआ। तो ये हर बार जब भी भारत पॉजिटिव याद रखता है, नेगेटिव साइड पे रखता है। जबकि अगर आप मुझे पूछे, मतलब एक कश्मीरी हिंदू होने के नाते, जो मेरा जीवन है वो पाकिस्तान की हरकतों से वो कैसे शेप हुआ, मेरे पेरेंट्स ने जो सफर किया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो सफर किया, जो मैंने सफर किया, वो सिर्फ पाकिस्तान की आतंकवाद की नीतियों की वजह से सफर किया हम सब लोगों ने, 3 लाख लेकिन से आपके ज्यादा कश्मीरी हिंदू। लेकिन ले, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रही हूँ कि इंडियन स्टेट की कंपल्शंस, इंडियन स्टेट ने कोशिश की, डिस्पाइट कि हम बेघर हुए, हमारी एथनिक क्लेंसिंग हुई, जेनोसाइड हुआ, उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सब चीजें साइड पे रख के पाकिस्तान के साथ बातें की। और क्या हुआ फिर? तो इसमें मगर ये
आरती, ये भी तो देखिए ना, अभी जो आपके जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब, उनका इंटरव्यू जो चल रहा है पूरे में, उन्होंने तो कहा कि पुलवामा जो है वो इस्तेमाल किया गया इलेक्शंस के लिए। मोदी जी के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि जी जो इंटेलिजेंस फेलियर भी उन्होंने कहा। और इस वक्त आपको लगता है कि पुलवामा के ऊपर भी जो है एक तरह के इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया गया, और पाकिस्तान को जैसे बार बार उन्होंने कहा, ये इंटरव्यू मौजूद है उनका, आप देख सकती हो सकता है आपने देखा भी हो। मैंने तो देखा, मैंने तो देखा। उस पे आप क्या कहेंगी? वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। आरज़ू आरज़ू मैं जम्मू कश्मीर में थी पुलवामा टेरर हम्म, अटैक के टाइम पर भी। हम्म, मैं जम्मू कश्मीर में 370 को जब हटाया गया तब भी थी। और उस वक्त सत्यपाल मलिक गवर्नर थे और मैंने उनका इंटरव्यू किया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, आप देख सकते हैं। आरती टिकू और रोहन दुआ, हम दो कॉलीग्स ने उनका इंटरव्यू किया था। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सत्यपाल मलिक जो है उस वक्त इतने बड़े मतलब सपोर्टर थे मोदी सरकार के, इतने बड़े मतलब 370 जब हटाया गया इतना, मैं कहूंगी कि मुझे भी एज अ जर्नलिस्ट मुझे लगता था कि ये इतना बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि कश्मीर में वो पहली बार जो है सही कदम लिया गया। पहली बार उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी सरकार ये कर सकती थी। तो यही व्यक्ति बाद में फिर उल्टे स्टेटमेंट्स दे रहा है जब वो गवर्नर नहीं रहे, पावर से निकल गए। तो उन्होंने लास्ट टाइम कहा कि कुछ होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में के खिलाफ। और अब इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जो मैं पहले कह रहा था वो मैं झूठ कह रहा था। अब 2019 में उन्होंने जो इंटरव्यू मुझे दिया, क्या वो सच था, वो झूठ था? जो उन्होंने बाद में कहा वो सच था कि झूठ था? अभी जो कह रहे हैं वो सच था कि झूठ था? तो ये जो महान राजनीतिक है, मुझे इनकी बातों पे विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि अनरिलायबल है, इनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। आप अगर सरकार में थे एक बात करें, सरकार से बाहर है दूसरी बात करें। नाउ अब मुद्दे पे आते हैं। सत्यपाल मलिक को मैं क्रेडिबल नहीं मानती हूँ, उनको छोड़ दीजिए एक तरफ। लेकिन ये बात सच है कि पुलवामा टेरर अटैक जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर था, इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर था। तो अब उस वक्त के जो या अभी भी जो है जो इंटेलिजेंस के जो ऊपर चीफ्स है या नेशनल सिक्योरिटी को जो देखते हैं सभी लोग, उनका फेलियर था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सेकंड पॉइंट कि जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि पुलवामा टेरर अटैक का इलेक्शंस का पे उसका कोई ये था। मैंने 2019 इलेक्शंस गांव-गांव कवर किया है। मैंने हिंटरलैंड में 2019 इलेक्शंस कवर किया है। मैं आपको यह बता सकती हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इलेक्शंस 2019 इलेक्शंस में था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी पॉपुलैरिटी की थी। दूसरा फैक्टर जो था वो पॉपुलर क्यों है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसलिए पॉपुलर नहीं थे कि पुलवामा टेरर अटैक का जवाब उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक से दिया। उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जिस तरह की सेंट्रल स्कीम्स गरीब लोगों को दी, आप गैस सिलेंडर्स की बात करें, आप हम्म, राशन की बात करें, आप सड़कों की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप पानी की बात करें, और घर और टॉयलेट्स, ये 75 साल में जो और कोई सरकार अकम्प्लिश नहीं कर पाई थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। और गरीब जनता जो है वो उनके लिए ऑलरेडी खड़ी थी। पुलवामा को का जो जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक से, वो टेलीविजन चैनल्स में वो मीडिया एक नैरेटिव हो सकता है, वो मीडिया में डिस्कशंस के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। लेकिन अगर आप 80% लोग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो फॉलोअर्स है, वोटर्स है, मैं ये कहूंगी कि वो ऑलरेडी उनकी स्कीम्स और उन्होंने जो गरीब जनता के लिए किया है इस देश में, वो ऑलरेडी उनके लिए वोटर थे। तो सत्यपाल मलिक की जो ये थ्योरी है इसमें एक्सेप्ट राजनीति और कुछ नहीं है।
सत्यपाल मलिक बहुत आप लोगों के लिए पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर होंगे आज की डेट में, क्योंकि इससे पाकिस्तान को अपने आप को खुश करने के लिए अच्छा लगता है पाकिस्तान को कि ऐसे कोई हो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी गाली निकाले, जो होम मिनिस्टर को भी बुरा कहे, जो सारी एस्टैब्लिशमेंट को गलत कहे, तो वो अच्छा लगेगा पाकिस्तानियों को। जाहिर सी बात है, वो इंडिया में भी ऐसा होता है कि वहां के हुक्मरानों के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो हम लोग भी यहाँ खुश होते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो ये सब पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, सही जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये सच है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उनकी पॉलिसीज, उनकी गवर्नेंस, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो हमारा मीडिया, और अगर हमारे यहाँ कुछ हो तो आपका मीडिया जो है फौरन ही उसको कैच करता है और फौरन ही उस पर बात होने लगती है। लेकिन अगेन लास्ट में मैं यही पूछूंगी, कोई पॉजिटिव चीज आप देख रही हैं, कोई होप है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे तो कुछ बेहतर बात भी हो सकेगी, या सिर्फ एक रूटीन में जैसे एक मीटिंग्स होती है वो होके बात खत्म हो जाएगी? आरजू, पूरी दुनिया को ये मालूम है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो ऑटोनमस लीडरशिप नहीं है। वो एट द एंड ऑफ द डे उनकी जो लीवर्स है दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय रावलपिंडी। तो जब तक पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहेगी कि वो हिंदुस्तान के साथ, वो भारत के साथ सारे मसले सुलझाए, जब तक पाकिस्तान आर्मी पूरी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया वो चेंज ना करे, जो नफरत का जो फंडामेंटल है, जिस बेसिस पे, हेट्रेड के बेसिस पे जो फॉरेन पॉलिसी बनाई है पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के लिए, जब तक वो चेंज नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है बिलावल भुट्टो हो या कोई और हो सरकार में, ये इन मीटिंग से कुछ होगा। अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट पाकिस्तान आर्मी, रावलपिंडी। और उन्होंने अभी तक ऐसे कोई साइंस नहीं दिए हैं कि वो वाकई इंटरेस्टेड है अपने आप को सुधारने के लिए। जैसे ही पाकिस्तान आर्मी अपने आप को सुधारेगी, मसले खुद ही सुलझ जाएंगे। सबसे बड़ा साइन तो उन्होंने यही दे दिया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंडिया जा रहे हैं, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। अदरवाइज वो अपनी मर्जी से तो मुझे नहीं लगता कि कह सकते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल है वो है, और आगे हम अच्छे की उम्मीद करते हैं और अच्छा ही चाहेंगे कि हो जाए, तो ताकि दोनों देशों में अमन हो। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।